नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करेंट अफेयर्स की एक अपनी अगली क्लास में और आज 3 फरवरी की क्लास जो है वो थोड़ी लेट हो गई थी। इस वजह से आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, वो कंप्यूटर में थोड़ी दिक्कत थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अब ये क्लास आपको ये प्रॉपर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स का जो अपना पहला प्रश्न है इस क्लास का वो ये है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि का मतलब है वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी को, 2 फरवरी को, 31 जनवरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और अच्छा, इससे और चीज क्या याद रख सकते हो? तो ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था और वो कन्वेंशन जो था उसी में रामसर नामक एक जगह थी, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के लिए। तो उसके लिए फिर ये वहां से जाके शुरू हो गया पूरे। तो इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में बोल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि रामसर साइट्स, ये भी शब्द सुना होगा, कंफ्यूज ना हो ना, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व वेटलैंड डे पूरे दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार के विश्व अर्थ भूमि दिवस 2000 आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, 2026 की जो थीम है इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। इस वर्ष की वैश्विक थीम इस बात को रेखांकित कर, ये थीम है यहां तक, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्स में थीम पूछी जाती है। तो इस वर्ष की वैश्विक थीम इस बात को रेखांकित करती है कि पारंपरिक और आदिवासी ज्ञान ने सदियों से आधार भूमियों की रक्षा कैसे की है, तो ये बात रखी गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेवेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? आपने फोटो देख ही ली होगी, कौन है? तो हो सकता हो कई लोगों की फेवरेट भी हो, ये आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहचान ही लिया आप लोगों ने, कियारा आडवाणी जी हैं। इनको क्या किया गया है? तो मेवेलिन न्यूयॉर्क का ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के रूप में बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और देख लेते हैं कि इस वर्ष या फिर लास्ट 6 महीने में कितने ब्रांड एम्बेसडर जो नए बने हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने, याद रखिएगा। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया। ये श्रीदेवी जी की बिटिया है, याद रखना, ये उनकी बेटी है श्रीदेवी जी की। पारादीप फास्फेट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया, ठीक। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत विल्थन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कहां आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? कहां पूछी जा रही है कि आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो आपके ऑप्शन है असम, केरल, कर्नाटक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? केरल। तो ये आर्किड की जो नई प्रजाति है केरल में खोजी गई है। भारत की जैव विविधता को एक बार फिर नई पहचान मिली है जब वैज्ञानिकों ने केरल के कंठलूर क्षेत्र में आर्किड की एक नई प्रजाति की खोज की। जनवरी 2026 में घोषित इस खोज से यह स्पष्ट होता है कि भारत के वन क्षेत्र आज भी अनेक अपरिचित और अंकोजी वनस्पति प्रजातियों का घर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब केरल। तो केरल से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको यहीं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैप में केरल आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा केरल, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसको हम लोग नारियल की भूमि भी के नाम से भी जानते हैं, नारियल की भूमि। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए आपसे सबसे बड़ा नारियल का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना कर्नाटक है, ठीक है। नारियल की भूमि केरल और सबसे बड़ा नारियल उत्पादक राज्य केरल। केरल में क्या है? तो शांति घाटी स्थित है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं, केरल भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी याद रखिएगा। केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है, वो भी याद रखिएगा। अच्छा, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम है पिनरई विजयराजन। इसके बाद गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर, याद रखिएगा। अनयमुड़ी 16, मतिकेतन 16, पम्बदम 16, साइलेंट वैली या शांति घाटी, इसी को बोलते हैं।
अरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क, थय्यम त्योहार, ओणम त्योहार, ये सब कहाँ होता है? ये सब केरल में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी चीजें केरल में स्थित हैं। अब केरल, तो केरल से रिलेटेड जो भी लास्ट 6 महीने में आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे चल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनको भी हम लोग यहीं पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ERO नेट लॉन्च किया। केरल में अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया। केरल के सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में मंडला पूजा आयोजित की गई। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा, याद रखिएगा। और कोल्लम में ही क्या हुआ है? तो कोल्लम में ही 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट भी खुली है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? किसने ईस्टर्न एयर कमांड, मतलब ईस्टर्न का मतलब है क्या? तो पूर्वीय जो राज्य हैं उनकी कमान का जो मुख्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये बात है। तो गुरुचरण सिंह है, जनरल V पाठक हैं, या इंद्रपाल सिंह वालिया हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इंद्रपाल सिंह वालिया। ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं यही इंद्रपाल सिंह वालिया हैं। और 31 जनवरी को कौन रिटायर हुए थे? तो एयर मार्शल सूरज सिंह रिटायर हुए थे, और उन्हीं की जगह पर इनको ये प्रोन्नति मिल गई है पद को लेकर। और ये 39 साल तक ये कार्य करते रहे थे। कौन? सूरत सिंह जी। और इनकी जगह पर अब आ गए कौन? इंद्रपाल सिंह वालिया, याद रखिएगा। अब इस साल जो भी नियुक्तियां हुई हैं या फिर जो लास्ट 6 महीने में नियुक्तियां हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग रिवाइज किए ले रहे हैं। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोआन बिन अहमद अल थानी को चुना गया। टाटा कम्युनिकेशंस ने गणेश लक्ष्मी नारायण को MD और CEO नियुक्त किया। अमीलिया वाल्वरेट को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। कैजाद भरूचा को HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। रविशंकर छवि को CRPF में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अर्थात DIG नियुक्त किया गया। जनरल MB पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला। मेटा ने दीना पावेल मेक कार्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को चुना गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वो ऊर्जा जिससे किसी भी तरह से कोई पॉल्यूशन नहीं होता और वो कभी खत्म भी नहीं होती। उदाहरण के तौर पे जैसे जल नवीकरणीय है, लेकिन आज जो जल की स्थिति है वो अब कैसी है? संशय में है कि उसको नवीकरणीय में रखा जाए या अनवीकरणीय में रखा जाए। नवीकरणीय ऊर्जाएं वो होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश। भाई कभी खत्म होगा, एक टाइम तो होगा, वो अलग बात रही, लेकिन अभी हम लोगों की आने वाली 50 या 100 या 200 पीढ़ियां ऐसी होंगी जिसमें सूर्य का प्रकाश हम लोगों को ऐसे ही मिलेगा। तो उससे ऊर्जा का जो उत्पादन होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, प्लेटें बन गई, उससे जो ऊर्जा मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, जिनसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, घरों में लग रही है, ट्यूबवेल वगैरह में गांव में लग रही है, या बहुत सारी जगहों पर फैक्ट्री वगैरह में लग रही है। तो ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी समाप्त ना हो, जैसे ये लागू। अच्छा, ये 16.5% हिस्सेदारी कौन से राज्य ने ये प्राप्त कर ली है? ये देखते हैं, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है, हमेशा याद रखना, नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में गुजरात नंबर 1 पे है। उसकी वजह ये है, यहाँ पर पवन चक्की भी ज्यादा है और सौर ऊर्जा भी ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब गुजरात, तो मैप में देख लीजिएगा गुजरात को। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम याद रखना, भूपेंद्र भाई पटेल। राजधानी इसकी क्या है? तो गांधीनगर है। लोकसभा की टोटल सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत, और इनको याद रखना, ये महाराष्ट्र के भी गवर्नर है। ठीक है, अब गुजरात, तो कपास के उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है गुजरात। ठीक है, नंबर 1 पे आता है गुजरात कपास के उत्पादन में। गिर नेशनल पार्क जो कि एशियन लायन के लिए फेमस है, यहीं पर स्थित है। नल सरोवर लेक, तोल लेक और खिजादिया लेक, ये सब कहाँ है? तो गुजरात में ही स्थित है। अच्छा, गुजरात में एक सबसे प्राचीन भारत की जो झील बोल सकते हैं, कृत्रिम झील जो मानव द्वारा निर्मित थी, उसका नाम भी यहीं से संबंधित है, गुजरात से। उसका नाम क्या है? तो अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे बनवाई गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस झील को बनवाया था और उस झील का नाम था सुदर्शन झील।
क्या नाम था, सुदर्शन झील, वो भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना। सुदर्शन झील से अगर आपको याद रहे तो ये कई लोगों ने इसका, फिर इनके अशोक के जो नाती हुए थे अशोक, उन्होंने इसको थोड़ा सुधरवाया था। फिर एक शकों का राजा हुआ, उसने भी इसमें मरम्मत करवाई थी। तो ये प्रश्न इससे सुदर्शन झील से संबंधित बहुत पूछा जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अब गुजरात से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2019 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफ टॉप सोलर मतलब छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य, मतलब भारत में नंबर 1 पे गुजरात ही है सौर ऊर्जा के मामले में। छत पे जो भी लगी है, जैसे अब अपने यहाँ शहरों में कुछ घरों में अब लगना प्रारंभ हो गई हैं। गुजरात 33 साल बाद पूर्ण टाइगर स्टेट घोषित हुआ। लाइन तो यहाँ पर है, लेकिन टाइगर स्टेट अब ये जाके 33 साल बाद घोषित हुआ। गुजरात का मोडेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 95 देश को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मतलब जो बिग कैट का मतलब है, ये टाइगर हो गया, लाइन हो गए, इसके बाद तेंदुआ लेपर्ड हो गया, ठीक है, पैंथर हो गया, इन सब की मेजबानी करेगा। एक बैठक होगी, एक सम्मेलन होगा, तो वो कौन सा देश करेगा, तो चीन करेगा, भारत करेगा, जापान करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा, तो अपना प्यारा देश भारत करेगा। और इसका जो बिग कैट जो ये अलायंस है, ये जो बिग कैट शिखर सम्मेलन जो हो रहा है, ये तो है, और इसका जो अलायंस है, संगठन है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। और अभी हाल ही में रसिया भी इसमें जुड़ा है, याद रखना, बिल्कुल अभी जुड़ा। जब ये रिलॉस साइन किया था भारत ने रसिया के साथ में, तो उसी टाइम पे रसिया भी इस अलायंस में जुड़ चुका है। ठीक है, अब इनकी संख्या हो गई है 95 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ठीक है, अब आती है बात भारत की। तो भारत में जो प्रमुख लास्ट 6 महीने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बन गया है। ब्रिक्स 2026 समिति की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स की, देखो ब्रिक्स की भी कर रहा है, याद रखना। भारत पहली बार वीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया। भारत दुनिया का पहला बायो विटामिन उत्पादक देश बना। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फरवरी 2026 में भारत इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी 8% बढ़ी है। संख्या कितनी है वर्तमान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेवा और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान शुरू हुआ है। तो कौन सा है स्टेट, तो उड़ीसा है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा, याद रखना, अग्नि परीक्षा जो ये अभ्यास है, ये कहां शुरू हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश, तो मैप में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये रहा अपना अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। चीफ मिनिस्टर कौन है, या फिर बोल सकते हो मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू जी हैं। ठीक है, गवर्नर यहाँ के तो केटी पारनाइक हैं। कौन है, केटी पारनाइक। 20 फरवरी 1987 को भारत संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। किसे, अरुणाचल प्रदेश को, याद रखिएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला जो अरुणाचल प्रदेश से जो भी रिलेटेड प्रश्न बनेगा उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम ये सोच रहे हैं कि ये क्लास को थोड़ा टाइम जो ये 20 मिनट प्लस जा रहा है, इसको थोड़ा कम किया जाए। इस वजह से थोड़ा हम लोग जल्दी चलने का प्रयास करेंगे। हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। किस बैंक के बने हैं, कौन, सर्वेश रंजन जी। HDFC के बने हैं, एक्सिस बैंक के बने हैं, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। तो याद रखना किसके बने हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये क्या बने हैं, नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। कौन, तो सर्वेश रंजन। अब बैंक से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको यहीं पर हम लोग निपटा लेते हैं। लास्ट 6 महीने में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे उनको भी यहीं पर देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2E रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और DPI अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी कर अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। एसबीआई के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष और बढ़ा दिया गया। डीबीएस को बंकर द्वारा 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है? तो कौन से हवाई अड्डे का नाम जो बदला गया है, जो आदमपुर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। याद रखिएगा। तो कौन सा राज्य है? उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पंजाब। तो पंजाब में ही क्या हुआ, तो ये आदमपुर जगह है, वहां पर हवाई अड्डा स्थित है और उसका नाम पहले आदमपुर हवाई अड्डा था, अब चेंज होकर श्री गुरु रविदास महाराज जी कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब पंजाब, तो पंजाब को मैप में देखते हैं। तो पंजाब ये देखने को मिल रहा है, ये पंजाब है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कौन है? भगवंत मान जी। और ये किस पार्टी से हैं? ये भी याद रखना, आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हैं। अच्छा, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की भी राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, गवर्नर यहाँ के गुलाब चंद कटारिया हैं। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, लोकसभा की सीटें 13 हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 117 सीटें हैं। किसमें? पंजाब में। भारत का गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने आज के क्लास के आगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पंजाब से रिलेटेड हैं उनको भी हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू की गई। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए या करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धियां दी लाहड़ी मनाई गई। मतलब एक ऐसा है कि बच्चों जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा सम्मान मिल सके, उसके लिए क्या मनाया गया? एक त्योहार जो अभी लोहड़ी थी उसको एक अच्छे वे में ले जाके और एक अच्छा थीम क्रिएट करके उसको बनाया गया। ठीक है, धियां दी लोहड़ी करके। ठीक है, 150वां श्री बाबा हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। याद रखिएगा। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड इसमें 68वां जो था उसमें अपना पहला अवार्ड जीता उन्होंने आज तक। ठीक है, कौन है वो? दलाई लामा, टोबी कियर्स, विक्टोरिया बैकहम, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा दलाई लामा। ये कौन थे? तो तिब्बत के धर्मगुरु हैं और तिब्बत के सबसे बड़े अधिकारी थे। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, 1959 में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया और जो तिब्बत के धर्मगुरु थे दलाई लामा जी, उनको भारत में हम लोगों ने शरण दे दी। इसी वजह से चाइना हम लोगों से स्टार्ट से ही खुन्नस खा रहा और उसने भारत पर 1962 में अटैक किया था। याद रखिएगा। और दलाई लामा वर्तमान में कहाँ रहते हैं? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आज ज्यादा प्रश्न हो जाएंगे, बताए दे रहे। धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं और वो धर्मशाला वाला एरिया जो है वो पूरा इन्हीं के अंडर में रहता है। मतलब वहां पर शासन इन्हीं का चलता है। कुछ इस प्रकार से इनको बनाया गया। वहां पे चलता है तो भारत सरकार का ही है, लेकिन एक राजा जैसे एक इतने बड़े देश के ये मुख्य व्यक्ति थे और उनको वहां से हटा दिया गया या वहां से आना पड़ा किसी कारणवश, जिस वजह से इनको भारत में शरण दी गई और ये अब यहाँ पर भारत में रह रहे हैं। याद रखिएगा। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। हम यहाँ पर कुछ नहीं तो 20 लाइक्स की डिमांड करते हैं आप लोगों से। ठीक है, इतनी लाइक्स तो बनती हैं। अपनी क्लास जो है बहुत अच्छी चल रही है और कोशिश करते हैं कि आपको बहुत कुछ इस क्लास में दे सके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, अगर डेली पढ़ना चाहते हो तो बेल आइकन को क्लिक कर लेना। ठीक, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।